नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सबसे खास कार्यक्रम तू में। 25 नवंबर को राजस्थान में 16वीं विधानसभा के लिए मतदान होने जा रहे हैं और इसी कड़ी में हम तमाम उन जनप्रतिनिधियों से आपको मिलाने जा रहे हैं जो शहर में अपनी अच्छी पहचान रखते हैं और राजनीति में उनका अच्छा खासा हस्तक्षेप है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मेंद्र राजौरा। आपको बता दें कि राजौरा परिवार का कांग्रेस की राजनीति में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। इनके परिवार से 2 बार निगम में पार्षद रहे हैं। आप खुद राजस्थान विद्यापीठ के श्रमजीवी कॉलेज में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं और इनके जो इनका ब्लॉक है इसमें संगठन महामंत्री हैं ये। और इनके अंदर में अभी नवाचार जो हुआ है, दोनों ही ब्लॉकों में 6-6 मंडल बनाए गए हैं और कांग्रेस की कार्यकारिणी का एक मजबूत विस्तार किया गया। तो इनसे हम जानेंगे कि अब तक किस तरह की चुनाव की इनका प्रचार रहा है और अब तक इनकी क्या तैयारियां रही हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज़ चैनल में। सबसे पहला सवाल जो आपका है हमारा कि 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ रहे हैं, निगम में 6 बार लगातार भाजपा का बोर्ड बना है, क्या कमी रही कांग्रेस में? बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर न्यूज़ मन्नू भाई का कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया। ये शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा, परंतु बीच में कुछ ऐसी खामियां, कुछ आई गलती, हमारी खुद की कमजोरी भी कह सकते हैं कि हम 20 साल तक यहाँ पर एमएलए नहीं बना पाए और बोर्ड नहीं बना पाए। लेकिन धीरे धीरे किसी भी एक चीज़ का अंत होता है। झूठ, फरेब, धार्मिकता, सांप्रदायिकता, इनमें कहीं ना कहीं मतदाता कहीं उलझ गया, भटक गया। इस कारण हो सकता है कि हम 20 साल कहीं चूक गए। ऐसा नहीं रहा कि हम बहुत ज़्यादा पीछे रहे। पिछली बार हम 9,9,5 वोट से ही हारे, एक बार पूरे ऐसा 5,500 वोट से ही हारे। बीच में कुछ हुआ, लेकिन मतदाता आज भी कांग्रेस को चाहता है। लेकिन फिर अचानक से 10 साल पहले एक लहर आती है 15 लाख वाली, काले धन वाली, राष्ट्रप्रेम नकली, जो सिर्फ दिखावे का है, जिनका राष्ट्र के प्रति कभी किसी प्रकार का योगदान नहीं रहा। वो लोग आज राष्ट्र देशभक्ति की बात करके लोगों को एक बार कहीं ना कहीं भ्रमित कर दिया और वो इस छलावा में आ गए। इस कारण बीच में हमारी जो सीटें थी, हमारी जो उदयपुर सीट थी, वो उससे प्रभावित हो गई। परंतु वर्तमान में हमारा कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है वो हाईली क्वालिफाइड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। जब वो टीवी पर डिबेट करने बैठते हैं तो भाजपा के और अन्य पार्टी के जो लोग होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, वो उनसे कहने के बचने की, नज़र चुराने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व को हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उदयपुर शहर में भेजा है। आम जन के अंदर, प्रबुद्ध जन के अंदर एक अलग से सोच चाहिए कि ये जो प्रत्याशी है एक सोच के साथ, एक विजन के साथ और एक पावर के साथ आया है। अब ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं जयपुर बात करूँगा या बात करूँगा। हाँ, अब वो सीधी बात हमारे आला कमान तक पहुँचेगी। और जो उदयपुर में आज तक हम पिछड़ते आए हैं, जो कार्यकर्ता कहीं अपने आप को थोड़ा सा कहीं महसूस करता था कि मैं मुख्य धारा में नहीं हूँ, लेकिन प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी ने आते ही एक बात कही कि हाँ, गुटबाजी होती है, परंतु उदयपुर शहर में अब कोई गुटबाजी नहीं होगी, कोई गुट नहीं, एक गुट होगा, वो गुट होगा कांग्रेस का। उसी बात को लेकर सारे ही कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच में राजस्थान की जो योजनाएं, 7 गारंटियाँ, उनको लेकर घर घर जा रहे हैं। वो ऐसी गारंटियाँ हैं जिसमें पशुपालक, शिक्षा, महिला, पुरुष और राजकीय कर्मचारी सारे ही उसके अंदर अपना को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर दुर्घटना या किसी घटना में घर में किसी का अगर भगवान नहीं का हो जाता तो उसको भी 15 लाख तक कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि दुर्घटना रोकना किसी के हाथ में नहीं होता है। लेकिन दुर्घटना से होने वाली हानि को हम कहीं कम कर सकें, कहीं संबल दे सकें, ऐसा प्रयास हमारी राजस्थान सरकार ने किया है। फिर उसके बाद हमारे प्रत्याशी जो है वो हर जगह अपनी तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं की तरफ से गारंटी दे रहे हैं कि अगर यहाँ कहीं कमी रहेगी, यहाँ कहीं चूक रहेगी तो उसको मैं गारंटी देता हूँ। और आपसे एक गारंटी मांगता हूँ कि मैंने अगर 10 गारंटी दी है तो एक गारंटी आप भी दें कि आपके बूथ से, आपके घर से कोई वोट बाकी नहीं रहे और कांग्रेस इस कारण जीते। इसी जोश को, जज्बे को देखते हुए मैं आपसे और जनता से कहना चाहूँगा कि इस बार बहुत अच्छा प्रत्याशी है। यह सरकार ने सभी को कवर किया है। वापस राजस्थान में सरकार आएगी, हमारा नारा है काम किया है दिल से, सरकार फिर से। प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं आप या फिर अपने शहर की बात कर रहे हैं आप, तो शहर में 35 से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में थे। एक को ही टिकट मिलना है और मिल गया।
विरोध खुलकर सामने नहीं आया लेकिन अंदर खाने चल रहा है। और क्या मानते हैं आपके वो सभी लोग एक हैं कि सभी लोग आपने देखे मार्केट में, बाजार में दिख रहे हैं आपको? ये वही बात है ना, छलावा जो बीजेपी ने फैला दिया कि लोग नाराज है। अभी इसी समय सूरज पोल पर हमारी एक पद यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप चाहें वहाँ देख सकें तो सारे हमारे बड़े नेता हंसते हुए, कार्यकर्ताओं को गले लगाते हुए उस पद यात्रा की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, टिकट मांगना सबका अधिकार होता है, हर आदमी काम करता है, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलेगा। और इसका सहर्ष स्वीकार किया, चाहे डॉक्टर गिरजाबाई जी के लिए स्वीकार किया, चाहे दिनेश जी सिम्हा जी के लिए करा, या चाहे 3 बार हमारे त्रिलोक जी पूर्विया के लिए करा। ऐसा नहीं कि उस समय भी दावेदार नहीं थे, बड़े बड़े दावेदार थे, उनके दावे थे, वो जनता के बीच में रहे। लेकिन आला कमान पार्टी भी कुछ सोच के, कुछ समझ के किसी एक को टिकट दे देती है, सारे लोग वापस उसी काम में लग जाते हैं। जैसे परिवार में कोई कारण कोई नाराज भी होता है लेकिन उसको मना कर चले जाते हैं, वैसे ही सारे हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी एकजुट होकर और कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। राजनीति में साम दाम दंड सब अपनाए जाते हैं। आपने कहा कि बीजेपी छलावे की राजनीति करती है, धोखे की करती है, धर्म की करती है, तो कांग्रेस ये क्यों नहीं कर सकती अगर इसी नाम से जीत रही है तो? कांग्रेस का जन्म बुराइयों और दास्ता के खिलाफ हुआ, जब अंग्रेजों ने फूट डालो राजनीति कर कर देश को विभाजन करके उनको लड़ा के और अपना उल्लू सीधा करते रहे। उस नीति रीति के खिलाफ, उस सामंतशाही के खिलाफ एक विचार के साथ, एक सोच के साथ जब कांग्रेस का जन्म हुआ तो हमारी रीति नीति वही है। और हम आज 125-130 साल पुरानी पार्टी हैं। हम यही चाहते हैं कि जनता के हित की बात करें, जनता के रोजगार की बात करें, जनता की शिक्षा की बात करें। हम धर्म की बात, हम जाति की बात, हम झूठा राष्ट्र प्रेम, ये हम नहीं करते। राष्ट्र प्रेम हमारे कांग्रेस पार्टी के खून में है। हमने कुर्बानियाँ दी शहीदों ने, वीर शहीदों ने, इसलिए हम वो सच्चा राष्ट्रवाद है। हम दिखावे का राष्ट्रवाद कर कर हम राजनीति नहीं करना चाहते। और ना ही कांग्रेस कभी भी छलावा करेगी, न धोखा करेगी, न शाम दाम दंड भेदत नहीं। आपने हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के संसद ही खत्म कर दी, उनसे घर खाली करवा दिया सब कुछ, लेकिन वो न्याय व्यवस्था जिसको कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान के रूप में लिया, वापस उनकी संसदें कायम करेगी, उन्हें वापस घर दिया गया। तो ये हमारी जो रीति नीति, यही लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। अभी जो बीच में पिछले राज्य में चुनाव हुए, वहाँ इन्हीं बातों पर कि हमने काम किया है, काम करेंगे, सरकार आई है। पिछले जो राज्य में चुनाव हुए वहाँ भी आप देखिए सरकार कांग्रेस की ही बनने जा रही है। आप श्रमजीवी कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे हैं। यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की बात करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, शहर में ये ज़्यादा मजबूत नजर आता है। और आपका जो संगठन है एनएसयूआई समझ लें या यूथ कांग्रेस समझ लें, इसमें काफ़ी बिखराव रहता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। भाजपा में की क्या स्थिति है, शहर में किसी से छुपी हुई नहीं है। विगत 2-2.5 साल से तो उनका अध्यक्ष भी नहीं है। ये आपस में जूता मार पेजार करी इन्होंने, या लोग गए। एबीवीपी आपको कहाँ नजर आई? मुझे तो अभी तक इस चुनाव में कभी नजर आई। हाँ, यूथ कांग्रेस जो जीत के आती है, जिसका एक सिस्टम, एक पैटर्न है कि मतदाता बनाए जाते हैं, फिर मतदाता प्रणाली से वो जीत के आते हैं, तो उस ताकत के साथ आज भी हमारे हर्षवर्धन सिंह गोल्डे लग रहे हैं, हमारे एनएसयूआई का भी नए चौधरी जी बनाए वो भी लग रहे हैं, हमारी महिला कांग्रेस लग रही है। हमारी तमाम विंग जो हैं वो एक साथ हाथ के पंजे के निशान के और विजन और सोच के लेकर अशोक जी गहलोत के साथ, गारंटी के साथ घर घर जा रहे हैं। और वो माता बहनें जो महंगाई से ग्रस्त है, प्रताड़ित हैं, वो सरकारी कर्मचारी जब रिटायर्ड हो जाता है उसको सोचना पड़ता है कि मेरा बुढ़ापा क्या होगा। वो गोपालक जिसको पता है कि आज हमको शहर के अंदर रहने जा रहा है, आज उसका अगर गोबर होगा, उससे फर्टिलाइज़र होगा, उसको 2 रुपये किलो में खरीदा जाएगा। आज कोई बीमार होता है, आप हॉस्पिटल में जाके देखिए, पहले लोग मेडिकल दुकान में 10 रुपये गोली लेकर ठीक करा लेते, लेकिन आज वहाँ जा रहे हैं, उनका प्रॉपर इलाज हो रहा है, उन्हें व्यवस्थित बैठने की जगह मिल रही, और उसके बाद दवाई जहाँ से फ्री। और फीडबैक सरकार की तरफ से फ़ोन आता है कि आप हॉस्पिटल गए थे, आपको ये तकलीफ थी, किस तरह से आपको ट्रीट किया गया है, आपसे कितनी बदतमीजी नहीं गई, आपको परेशान तो नहीं गया। अगर कोई फीडबैक गलत जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और एक आदमी शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य अगर मिल जाए तो और क्या चाहिए। श्रमजीवी कॉलेज के आप अध्यक्ष रहे हैं। मैंने सवाल वही किया, आपने घुमा दिया उस सवाल, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी में भी हमेशा एबीवीपी के अध्यक्ष ही बनने आ रहे हैं। एनएसयूआई कमजोर तो दिखती है ना हर बार, क्योंकि हर बार मौका नहीं मिल पाता, या फिर जो भी रणनीति रहती है इनकी। जब तक राजस्थान विद्यापीठ श्रमजीवी में इलेक्शन हुए तो विगत 10 से 11 एनएसयूआई के ही अध्यक्ष जीतते आए जी। एबीवीपी की तो 1-2 बार जमानत भी जब्त वही, इसीलिए मैं मोहनलाल सुखाड़े की भी बात, सुखाड़िया के अंदर भी आप देखें हमारे हिमांशु चौधरी भी जीते हैं। वो तो एबीवीपी से एनएसयूआई में आए फिर जीते, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब वो टिकट पर लड़े तो वो उसमें ही थे। और कहाँ एबीवीपी मजबूत है,
वहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक दूसरी पार्टियाँ जीतती रही हैं। सीएसएस रही नहीं, अभी लगातार 4-5 बार से कह रहा हूँ, हिमांशु की बात से। आपने अच्छा याद दिला दिया मुझे, शहर की जनता को भी पता लगना चाहिए। हमारे एक नीरज सांवर भी चुनाव लड़े थे जी उनके साथ। अभी जो प्रत्याशी क्या किया था वो मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता जी हूँ। जी। तो खींचतान इनमें ज़्यादा है, द्वेषता इनमें ज़्यादा है। हम्म, और ये इसी खींचतान, द्वेषता के साथ छल धन बल के कारण अगर छात्रों को बरगला के जीत जाते हैं तो इसे बहुत बड़ी जीत नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब छात्र की जब शुरुआत होती है राजनीति की तो एक स्वच्छ राजनीति मिलनी चाहिए, उसे विजन वाला नेता चाहिए। ये नहीं कि उसे पीवीआर ले जाएं, ये नहीं कि उसे वाटिका ले जाएं। हम ये नहीं करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर विद्यार्थी अगर आज से अगर इस सिस्टम में पढ़ गया तो एक भारतीय राजनीति के बहुत अच्छा नहीं देखा जाता है, नेताओं को बहुत अच्छा नहीं देखा जाता है, नेता को सीधा भ्रष्ट देखा जाता है। तो अगर वो हम यहाँ से परिपाटी डाल देंगे तो फिर क्या होगा, हम सिद्धांत के साथ लड़ते हैं, हम विजन के साथ लड़ते हैं। ठीक है, हार जीत तो होती रहती है और होती भी रहेगी, लेकिन हम हमारे सिद्धांत के साथ समझौता किया है और नहीं करेंगे। धर्मेंद्र जी, एक बात करी जाए तो देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसको बड़ी पार्टी मान लिया जाता है। ये पार्टी हमेशा धर्म की बात करती है, जाति वर्ग की बात करती है, सनातन की बात करती है, और बाकी जो कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं या कांग्रेस से उनको एक तरह से तमगा दिया जाएगा कि सनातन विरोधी हैं या फिर हम हिंदू हैं, हम ये हैं। और इस चीज़ को आप क्या मानते हैं? क्योंकि अभी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को के प्रत्याशी को टिकट मिलता है, एक प्रत्याशी जिसको नहीं मिलता दावेदार, वो मैदान में आता और वो कहता है सनातनी नहीं है, सनातन विरोधी है। ठीक है, अब सनातनी नहीं है, सनातन विरोधी, इसका मतलब कांग्रेस सनातन विरोधी हो गई। इस ढंग के भी बहुत सारी चीजें आ रही, तो इसको आप किस तरह से ब्रीफिकेट्स करना चाहेंगे? यही तो छलावा है मेरे मित्र जी, यही तो मृग तृष्णा है कि जब हम वोट मांगते हैं विकास के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, और जो खूबसूरत शहर है हमारा, जिसे हमारे महाराणाओं ने, हमारी प्रकृति ने, हमें ईश्वर ने, मैं अपना खुश नसीब समझता हूँ कि मैं उदयपुर जैसे शहर में पैदा हुआ। अगर हम उसकी बात नहीं करें और हम धर्म की बात करें, धर्म क्या होता है? आज अगर मैं कांग्रेस हूँ तो क्या मैं सनातनी नहीं हूँ? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? या जो मुस्लिम हो क्या वो कांग्रेस नहीं हो सकता है या बीजेपी का नहीं हो सकता है? ये बात करके जो बात करते हैं, ये हमारे देश के, हमारे उदयपुर के, हमारे विकास के साथ छलावा, यही तो मैंने कहा है, ये छलावा ही है। हमें बात करनी चाहिए कि टूरिस्ट कैसे हमारे वहाँ आए। टूरिस्ट जब घुसे तो उसको ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं यार मैं अपने घर में आया हूँ, और जब जाए तो सुकून के साथ, एक दर्द, अरे यार ऐसा शहर छोड़ के जा रहा हूँ। वो घुसता है ट्रैफिक के साथ, वो घुसता है धक्के के साथ, वो घुसता है गड्ढे के साथ, और जब वो झील में जाता है तो झील में उसको जलकुंभी दिखती है, झील किनारे गंदगी दिखती है। ये हमें इस पर बात करनी पड़ेगी। हमें बात करनी पड़ेगी जो हमारे कच्ची बस्ती के क्षेत्र हैं वहाँ किस तरह से डेवलपमेंट हो, किस तरह से रोड हो, किस तरह से पानी हो, किस तरह से उस गरीब का बच्चा अंग्रेजी माध्यम की स्कूल की शिक्षा पाए, कैसे वो जो महिला है उसको सम्मान मिले। इस सम्मान और शिक्षा के लिए सरकार ने कहा है कि उस महिला को एक साल में एक बार 10,000 रुपये की उसकी मेहनताने की राशि दी जाएगी। वो इसको अब लोग कहते हैं रेवड़ी है, ये रेवड़ी नहीं है, उसका मेहनताना है, उसका सम्मान है। अगर 10,000 रुपये जेब में आते हैं, हो सकता है वो घूमने का प्लान करे भी बच्चों के साथ, हो सकता है घर में डेवलपमेंट की बात करें, उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाए तो उसको फीस की चिंता नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम कैसे क्यों नहीं जा पा रहा है। उसे चिंता नहीं होती कि अगर कॉलेज में जाएगा तो लैपटॉप कैसे आएगा। कोविड का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसने इस लैपटॉप को और मोबाइल को इतना शिक्षा से जोड़ दिया कि आज के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन जब अमीर का बच्चा, पैसे वाला बच्चा तो लैपटॉप उससे कंप्यूटर से पढ़ लेता है, और गरीब का बच्चा उससे वंचित रह जाता है। फिर जब पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी के लिए जाता है तो गरीब का बच्चा एक बाहर लाइन में खड़ा रहता है, और अमीर का बच्चा ऊंचे ओहदे पर जाकर फिर अमीर से और अमीर हो जाता है। तो हमारी सरकार ने इस सोच के साथ काम करने का प्रयास की, और उदयपुर में हमारे प्रत्याशी ने ये कहा है कि टूरिस्ट बढ़ेगा तो हमारे ऑटो वाले, हमारे वेटर, कामकाजी लोग, इनको पे मिलेगा। फ्लाईओवर को किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए रोक रखा है। अब आज हमको जब गाड़ी लेके निकलना होता है या टूरिस्ट आता है, कोई भी आता है, तो जाम में फंस जाता है। उस कारण इतनी बुरी छवि अपने देश उदयपुर जाती है। हमारे गौरवल जी उसकी बात करें कि फ्लाईओवर बनेंगे, अंडरपास बनेंगे, ये इस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप सनाती और ये सनातन होने का मतलब ये नहीं कि विकास विरोधी हो गए, विकास तो करना पड़ेगा। हमें सड़कें भी चौड़ी करनी पड़ेगी। हमारे भाजपा के नेता सड़कें चौड़ी नहीं करनी चाहती। नगर निगम के जो हमारे समिति अध्यक्ष है वो कहते हैं सड़कें चौड़ी करो, और एक दिन जाप्ता जाता है, 2-4 बोर्ड उठा के रख लाता है, तो दूसरे नेता जाके अभद्र भाषा में बोल के उनको वापस उनको श्रेय देते नहीं नहीं आप करो।
आपके प्रत्याशी के लिए भाजपा ये कहती है कि जमेई साहब नरेंद्र मोदी गठेरिया तक, अब जमेई साहब को वापस चला जाना चाहिए, या जमेई साहब कितने दिन यहाँ रहेंगे, इस तरह से एक ह्यूमर चला रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बस यही तो बात है ना, उनकी बातों का जवाब नहीं दे। वो कह रहे हैं कि एक बार बात कर लो ना सामने बैठ के, पता पड़े जमीन साहब तेज है या ससुर जी तेज है या साली जी तेज है। लेकिन बात वो नहीं करना है ना, उनको तो एक बात करनी, आए हैं चले, अरे क्यों ऐसा क्यों सोचता? आज उनसे विकास की बात कर लो आप उनके साथ बैठ के, तब पता पड़ जाएगा कि नहीं उस विजन क्या है उनका। विजन में बात नहीं करेंगे, विकास में बात नहीं करेंगे, डेवलपमेंट में बात नहीं करेंगे। बात करेंगे तो जमाई साहब कब आए कब जाए। अब इस तरह की बातों का अब जनता, उदयपुर जनता इससे त्रस्त हो चुकी। अब उनको भी लगता है कि हमारा पुराना गुलाब बाग लौटा दो, जिसके लिए आपने बहुत सार्थक प्रयास किया, आपको बहुत जन समर्थन मिला और बहुत दुआएं भी मिली होगी कि वो जो गुलाब बाग जिसमें जाकर सुकून मिलता था, आज उसका पूरा व्यवसायीकरण हो गया। आज फतेह सागर का जो रोड बंद है, वहाँ ट्रैफिक में आदमी घूमने आता है, वो घूम नहीं पाता, उसका दिमाग ये रहता कि गाड़ी ठोकने दे मुझे, या मेरी गाड़ी से किसी को लग नहीं जाए, या किसी गाड़ी से मुझे नहीं लग जाए। ये आदमी को इस पर करना पड़ेगा। जमाई साहब, ससुर जी, साले जी, ये घर बैठ के अब समाज में बात कर सकते हैं, लेकिन जब हम उदयपुर का एमएलए चुनेंगे, हम उसका विधायक चुनेंगे जो यहाँ की समस्या विधानसभा में उठाएगा, जिस मजबूती के साथ, जिस सोच के साथ, जिस शिक्षित होने के माध्यम, वो इन बातों को वहाँ जाके नहीं कह सकता कि हमारा जमाई साहब आए थे कि हमारा ससुर जाएगा। वहाँ तो कहना पड़ेगा हमें कि हमारे उदयपुर का विकास चाहिए, हमें उस उदयपुर पर गर्व है जिसका नाम लेते ही, मेवाड़ का नाम दे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भक्ति शक्ति स्वाभिमान की धरती है, इसलिए हमें इस और बात करना पड़ेगा। अब हम भक्ति शक्ति स्वाभिमान, मीरा माँ की बात करते हैं, महाराणा प्रताप जी की बात करते हैं, तो क्या हम क्या सनाती नहीं है? ये हमारे गौरव हमारे नहीं, विश्व के गौरव हैं। इनका नाम लेते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज भी नसों में जोश आ जाता है। हम उस धरती, उस मेवाड़ का पानी पिया, उस धरती पे जन्म लिया है, ये सब बात करनी पड़ेगी। ये बात नहीं कि ससुर जी जमाई, ये तो चलता ही रहेगा। आप प्रचार के लिए जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, आपका जो भी इलाका मिला है, क्या समस्याएं हैं मूलभूत सामने आ रही हैं? मैं जो ए ब्लॉक में काम करता हूँ, उसके अंदर कच्ची बस्ती के पट्टे, गड्ढे, सबसे बड़ा सीवरेज, जिस सीवरेज के कारण अपशिष्ट जो हम निकालते हैं, वही अपशिष्ट वापिस उस नदी और झीलों पर, जिनकी पानी से मंदिरों में पूजा की जाती थी, जिसे सीधा पिया जा सकता है, आज वही पानी घूम फिर के वापस हमारे घरों में नलों के द्वारा हमें मिल रहा है। इस कारण आदमी को पेट की तकलीफ हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। सीवरेज सबसे बड़ी समस्या, गड्ढे सबसे बड़ी समस्या, पट्टे सबसे बड़ी समस्या, और अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है। एक तरफ होटल को हम परमिशन दे सकते हैं तालाब के पास में 100-200 कमरों की, 50 कमरों की, लेकिन जब एक कमरा बनाना चाहता है गरीब, तो उस समय आपकी चीज़ें खराब हो जाती है। ये दोहरी मानसिकता हमको छोड़नी पड़ेगी। हमें उस गरीब का भी सोचना पड़ेगा कि अगर उसका पट्टा होगा तो उसको होम लोन मिल जाएगा, फिर वो बेचारा अपनी ज़मीन जेवर गिरवी रख के ज़्यादा ब्याज पे एक छोटा घर बनाना चाहता है, नगर निगम जेटी टीम पहुँच जाती है। इतनी बड़ी होटलों पर नहीं पहुँची कभी, इतनी जेटियाँ उतार के झीलों का नुकसान पहुँचा, वो नहीं दिखा आपको। पिछवाला में नावें चलती थी, गनगोन नाव चलती थी, छोटी चप्पू की नाव चलती थी, उससे मछलियाँ भी सुरक्षित थी, पाले भी सुरक्षित थी। आज सारी मोटर बोटें चल गई है, सारे मोटर हाउसेज, ठीक है आप लोगों की जागरूकता कारण रुक गए, अगर एक मोटर हाउस उतर जाता उसमें तो आज मेरे को लगता है एक्सीडेंट वहाँ हुआ कर, नाव में वहाँ हुआ करते। उसके बाद भी मनमानी तरीके से नाव वाले, होटल वाले अपने हिसाब छोटे 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 अय्याशी के एक साधन बना के घूम रहे हैं। इस और हमको सोचना पड़ेगा, ये समस्या हमको कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेगी कि पहले, सबसे पहले जो हमारे घर का, हमारे उदयपुर शहर का नागरिक है, उससे फील होना चाहिए कि हाँ ये मेरा शहर है। फिर जब वो आएंगे पर्यटक, उसके लिए वो सोच पाएगा कि हाँ ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें सुविधा देनी है। धर्मेंद्र जी, अगर बात करें कि मतलब जो भी एमएलए के प्रत्याशी हो जाते हैं, अभी कई बार हमने एक मुहिम छोड़ी, मुहिम तो क्या, एक सवाल यूँ कर दिया कि जो प्रत्याशी है उससे पूछ लो नामांकन करने जा रहा है कि एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो काफ़ी लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं न कहीं राजनीति में आने के लिए शिक्षित होने की जरूरत है? शिक्षित की बात करें सर, हम तो उच्च शिक्षित दे रखे हैं जी। और इससे पहले डॉक्टर गिरजाव्यास जी हाईली क्वालिफाइड, उससे पहले दिनेश जी श्रीमाली सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारे प्रत्याशी देखिए आप, कांग्रेस सोच ही शिक्षा विजन के साथ रही है। और आप देख लें, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कभी मार्कशीट 9वीं की, कभी 10वीं की, कभी 8वीं की, और सर्वोच्च नेता जिसकी मार्कशीट कभी तो बीए हो जाती है, कभी एमए हो जाती है, कभी कहते हैं मैं घर से चला गया। तो वो सोच और इस सोच में बहुत अंतर है। अब अंतिम सवाल आपसे है कि अपने दर्शकों को, मतदाताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप?
मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम भक्ति, शक्ति, शौर्य, सुंदरता के शहर में जन्मे हैं। हमें 5 साल में एक बार मौका मिलता है कि हम अपना प्रत्याशी चुनें जो राजस्थान विधानसभा में जाके हमारे हित की बात करें, ना कि अनर्गल बातें करें। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि जब आप मतदान करने जाएं तो अपने दिल पर हाथ रख के एक बार जरूर सोचें कि हम उदयपुर के उस नागरिक को चुनने जा रहे हैं जो हमारी समस्याओं को हमारी आवाज़ बन के राजस्थान विधानसभा में जाएगा। और ऐसा प्रत्याशी हमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रोफेसर गौरव वल्लभ के रूप में दिया है। हाथ के निशान पे 1 नंबर बटन पर दबाकर आप कांग्रेस को विजय बनाइए, विकास की राह पर चलिए। धन्यवाद। जी, तो ये थे डॉक्टर धर्मेंद्र राजौरा, जिन्होंने हमारे यानी कि जनता द्वारा पूछे गए हर सवाल के जवाब पूरी बेबाकी से दी। 25 नवंबर का दिन मुकर्रर है, मतदान आपको जरूर करना है। 10 प्रत्याशी मैदान में हैं और 11वां नोटा के रूप में है। अगर आप अपने सशक्त और मजबूत प्रत्याशी को वहां पर भेजेंगे विधानसभा में, तो वो आपकी जो बात है, वो आपके जो सवाल है, वो जो आपकी समस्या है, पूरे हक के साथ विधानसभा में रखेगा। इसलिए 25 नवंबर के दिन मतदान करने जरूर जाएं और 3 तारीख को पता चल ही जाएगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है। नमस्कार।